चैप्टर 9 है हमारे पास प्लानिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाते हुए उसकी प्लानिंग किस तरह से करनी है या फिर उसके अंदर सारा बजट, सारी कॉस्टिंग वगैरह उसको किस तरह से देखना है, वो सारा इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ हमने देखना है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीमीडिया, स्केजुलिंग, एस्टिमेटिंग, आरएफपीज एंड बिड प्रपोजल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें बारी बारी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीमीडिया। अच्छा, अब मल्टीमीडिया आपने बनाना है, उसके लिए प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हम आइडिया एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आइडिया को एनालाइज करते हैं, प्री टेस्टिंग होती है उसकी, फिर टास्क प्लानिंग किए जाते हैं, फिर डेवलपमेंट होती है और फिर डिलीवरी होती है। ठीक है, हम डिप्लॉय कर देते हैं अपने कस्टमर्स को। अब इन सब पॉइंट्स को हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले है आइडिया एनालिसिस। बिफोर बिगिनिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमिन इट्स स्कोप एंड कंटेंट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम क्या, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट की बाउंड्री को लिमिटाइज करते हैं। उसके स्कोप के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे, वो देख लेते हैं। ठीक है, बैलेंस इज द की प्रिंसिपल इन आइडिया एनालिसिस। ठीक है, अब एनालिसिस करते हुए बैलेंस भी रखना है। ये ना हो कि आप लोग प्रोजेक्ट को इतना बड़ा ले लें और बाद में उसको वो पूरा ना हो, या फिर अननेसेसरी चीज़ों को डाल लें, या फिर जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको निकाल दें। ठीक है, तो एक बैलेंस जो है मेंटेन लाजमी रखना है आपने। द एम इज़ टू जनरेट अ प्लान ऑफ एक्शंस दैट विल बिकम द रोड मैप फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, एनालिसिस करना है, एनालिसिस करके जो आपके पास आएगी इंफॉर्मेशन उसकी बेस के ऊपर हम एक मैप बना लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, रोड मैप बन जाता है। ठीक है, जिससे कि आगे हमें इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हेल्प हो जाती है कि हमने किस तरह से फिर काम करना है। और अगर विदाउट प्लानिंग ही काम कर दें तो वो फिर एट द एंड बड़ी बुरी चीज़ बन के आती है हमारे पास। ठीक है, वो फिर बेयरेबल ही नहीं होती हमारे लिए। तो प्लानिंग करना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नेसेसरी टू ओकेजनली अच्छा, इट इज़ नेसेसरी टू कॉन्टिन्यूली weighing the purpose or goal against the feasibility and the cost of the production and delivery। अब यहाँ पे आपने क्या एनालाइज करना है हर एक एस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, आपने इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, इसको आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन, इसकी डिलीवरी कॉस्ट, इसकी एम्प्लॉयज़ की वेजेस वगैरह सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। ठीक है, एनालिसिस कर लेनी है। दिस कैन बी डन डायनामिकली बाय एडिंग एलिमेंट्स और टू सब्ट्रैक्टिंग एलिमेंट फ्रॉम अ प्रोजेक्ट। ठीक है, कि आप इसके अंदर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आपके कि आप कितने एलिमेंट्स डाल रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। जितने ज़्यादा करते रहेंगे उसके लिहाज से आपका बजट भी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो इसके दरमियान भी आपने बैलेंस रखना है। And additive process involve starting with minimal capability and gradually adding element। ठीक है, एक जो है इसके अंदर प्रोसेस यूज हो रहा है एडिंग। एडिंग का मतलब है स्टार्टिंग विद अ मिनिमल कैपेबिलिटी, पहले जो है बड़े इनिशियल लेवल से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, एंड ग्रेजुअली एडिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नेसेसरी एलिमेंट है वो प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते रहें और फिर प्रोजेक्ट को एट द एंड तक कंप्लीट कर लें। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग के अंदर क्या है, इन्वॉल्व डिस्कार्डिंग अननेसेसरी एलिमेंट फ्रॉम अ फुली डेवलप्ड प्रोजेक्ट। दूसरी क्या अप्रोच है कि सारा का सारा प्रोजेक्ट आपने बना लिया है और उसमें से जो चीज़ें अननेसेसरी हैं उसको निकालते रहें। ठीक है, मेरे ख्याल में फर्स्ट वाली ज़्यादा बेटर है, एडिटिव, क्योंकि इसके अंदर क्या डेवलपमेंट फिर उतनी होगी जितनी चाहिए होगी। सब्ट्रैक्टिव के अंदर तो ये है कि सारी की सारी आप बना लेंगे, पहले उसको बनाने के लिए सारा सब कॉस्ट वगैरह सब कुछ लग जाएगा और फिर उसमें से निकालते रहें। ठीक है, तो इस तरह से नहीं है। तो ये सारी प्लानिंग आपने करनी होती है, सारे आपने अल्टरनेटिव्स देखने होते हैं, फिर उसमें से हर एक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर देख लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सी स्कीम जो है वो बेटर है, फिर उसको फॉलो किया जाता है। आइडिया एनालिसिस इन्वॉल्व्स फाइंडिंग आंसर टू क्वेश्चन लाइक। अब एनालिसिस करते हुए ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपने सोचने होते हैं। ठीक है, कि एनालिसिस करते हुए देख लेते कौन कौन से, हु इज द इंटेंडेड ऑडियंस, व्हाट आर देयर नीड्स। ठीक है, कि ये प्रोजेक्ट किसने यूज करना है, यूजर कौन है, ऑडियंस कौन सा है, वो किस लेवल किया है, उनकी नीड क्या है, उसके लिहाज से बनाया जाता है। ठीक है, व्हाट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स विल बेस्ट डिलीवर द मैसेज।
ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा मल्टीमीडिया का एलिमेंट है जो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन डिलीवर करेगा, इमेज ठीक रहेगा या वीडियो ठीक रहेगी या खाली ऑडियो ठीक रहेगी, क्या ठीक रहेगा, व्हाट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज कैपेसिटी वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक, हाउ मच टाइम एफर्ट मेमोरी वुड बी नीडेड एंड हाउ विल द फाइनल प्रोडक्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ये सारी चीजें कितनी कितनी रिक्वायर्ड है और एट द एंड फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है, इसको डिलीवर किस तरह से करना है, ये सारी चीजें आपने सोचनी होती हैं साथ में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, अब इसको करने के लिए प्रोजेक्ट के लिए कुछ मैनेजमेंट टूल्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम सारी चीज़ें लिखते रहते हैं और उनका जो है कॉस्ट बजट टाइम वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन होती रहती हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं, डॉट प्रोजेक्ट है, के फॉग है, ओपन प्रोजेक्ट है, गैंट चार्ट बन जाता है, प्रोजेक्ट बन स्प्रेडशीट है, ठीक है, उसके अलावा और भी डिफरेंट हैं सॉफ्टवेयर जिनको हम यूज़ कर लेते हैं प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। ये इनमें से एक का बताया हुआ किस तरह से हम लोग अपनी सारी चीज़ें जो है लिखते रहते हैं और साथ में उसका सारा बैलेंस बजट सारी चीज़ें मेंटेन होती रहती हैं। अच्छा, अब है हमारे पास सीपीएम। सीपीएम है और पर्ट और गैंट चार्ट, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो बताई गई। इन तीनों को देख लेते हैं। सीपीएम क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर typically provide critical path method. CPM stand for critical path method scheduling function to calculate the total duration of project based upon each identified task showing prerequisites. सीपीएम क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड है जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें डालते रहते हैं, जैसे जैसे यूज़ करते रहते हैं, कंपोनेंट्स ऐड करते रहते हैं, तो ये टोटल आपके जो प्रोजेक्ट की कितनी ड्यूरेशन लगेगी वो आपको कैलकुलेट करके देता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है जब आपने सारे एलिमेंट्स डाले वो बता देगा ये 6 मंथ में बन जाएगा, 7th मंथ में बन जाएगा, 1 ईयर प्रोजेक्ट है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, उसके लिए ये सीपीएम हम लोग यूज़ कर लेते हैं। पर्ट, पर्ट क्या है? प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। चार्ट प्रोवाइड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टास्क रिलेशनशिप। ये क्या है? ये भी एक चार्ट होता है, ठीक है, जो कि ग्राफिकली आपको शो कर देता है कि आपके ये वाले टास्क हैं जिनको परफॉर्म करना है और इनके दरमियान ये वाली डिपेंडेंसीज है कि ये वाला टास्क करेंगे उसके बाद ये वाला करना है, ठीक है, तो वो सारा आपको पिक्टोरिकली शो कर देता है। थर्ड है गैंट चार्ट, डिपिक्ट ऑल द टास्क अलोंग द टाइमलाइन। गैंट चार्ट की क्या सबसे अच्छी बात है कि ये आप एक्टिविटीज ऐड करते रहते हैं और साथ में आप टाइम बता देते हैं कि इसके ऊपर 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। ये उसी तरह से ग्राफ बना के आपके सामने शो कर देता है कि इससे इस डेट तक आप ये वाला काम करेंगे, इससे इस डेट तक ये वाला काम करेंगे, ठीक है। तो जिसे भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बच्चे हैं वो ये गैंट चार्ट बना रहे हैं कि वो प्रपोजल कितने दिन में बनाते हैं, फिर फर्स्ट चैप्टर कितने दिन में लिखते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन कितने टाइम में करते हैं। इस तरह से सारे मॉड्यूल्स की टाइम सेटिंग हो जाती है। नेक्स्ट है प्री टेस्टिंग, ठीक है, सेकंड जिसका पॉइंट था। Define your project goals in fine detail and spelling out what it will take in terms of skills, contents and money to meet this goal. यहाँ पे कि आप अपने प्रोजेक्ट के गोल्स को स्पेसिफाई करते हैं कि हमने ये बनाना है और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए कितनी स्किल्स, कौन कौन से कंटेंट्स और कितना मनी, कितना बजट लगेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर ली जाती हैं, ठीक है। Work up a prototype of the project on paper to help you relate your ideas to the real world. ठीक है, फिर आप क्या है यहाँ पे एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं अपने प्रोजेक्ट का, एक स्केच, एक मॉडल बना लेते हैं और फिर उससे आपको आइडिया हो जाता है कि फाइनली आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है, कि आप ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं एट द एंड अपने सिस्टम से। नेक्स्ट वन इज टास्क प्लानिंग इन्वॉल्व्स। अब टास्क प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? डिजाइनिंग द इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क आप डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं। ये आ रही है कि आपने किन किन चीजों को प्लान करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी होल्डिंग क्रिएटिव आइडिया सेशन, ठीक है, क्रिएटिविटी के लिए आप सेशंस कर लेते हैं, यहाँ पे आप डिस्कशंस वगैरह करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है, ये किस तरह से होना चाहिए। डिटर्मिनिंग द डिलीवरी प्लेटफॉर्म एंड ऑथरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट डिलीवर किस मीडियम के थ्रू होगा, ठीक है, ऑथरिंग टूल कौन सा लगेगा डेवलपमेंट के दौरान। असेंबलिंग द टीम, फिर टीम के दरमियान ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप, प्रोड्यूसिंग ऑडियो वीडियो, टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी एंड डिलीवरी द फाइनल प्रोडक्ट। और ये सारी चीज़ें प्रोटोटाइप,
उसके अलावा आपकी ऑडियो वीडियोस की जो टेस्टिंग है, जो इक्विपमेंट्स यूज होने हैं, उनकी फंक्शनैलिटी, और एट द एंड प्रोजेक्ट तक जो जो चीजें जितनी जितनी यूज होनी है वो सारी यहाँ पे आप लोग प्लान करते हैं। ठीक है, इस फेज पे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से आप हर एक चीज को लिखते रहते हैं और हर एक चीज को साथ मैनेज करते रहते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, अब प्रोटोटाइप डेवलप करना है। ठीक है, आल्सो नोन एज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और फिजिबिलिटी स्टडी। प्रोटोटाइप को आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि आपने जो आइडिया सोचा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका प्रूफ है ये प्रोटोटाइप बना करके। एट द एंड आपकी इस तरह से चीज़ ये बन के आएगी। अगर जो है क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करता है तो फिर उस पर काम हो जाता है, अदरवाइज फिर उसको मॉडिफाई कर लिया जाता है, या फिर इसको हम फिजिबिलिटी स्टडी भी कहते हैं। Involves testing of the initial implementation of ideas, building mock-up interfaces and exercising the hardware platform। ठीक है, प्रोटोटाइप के अंदर आप क्या करते हैं, इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, कुछ मोकअप इंटरफेसेस जो हैं छोटे मोटे बना के उनको चेक कर लेते हैं। ठीक है, और अपने हार्डवेयर जो प्लेटफॉर्म यूज करने हैं उनको टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, कि वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। ट्रायल कैलकुलेशंस आर पॉसिबल आफ्टर प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग के बाद आपको आइडिया हो जाता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं एट द एंड तक जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। रिटन रिपोर्ट एंड एन एनालिसिस ऑफ बजट अलाउ द क्लाइंट सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड सो आल्सो प्रोवाइड अ रियलिटी चेक फॉर द डेवलपर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या एहसास है, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है तो आप इनको सारी एक रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और उसके अंदर आप लोग इसको इन सब चीज़ों को डिटेल में लिख सकते हैं। अच्छा, अल्फा डेवलपमेंट होती है और बीटा डेवलपमेंट होती है हमारी। ये दोनों क्या होती हैं, अल्फा डेवलपमेंट एट दिस स्टेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ एफर्ट इंक्रीजेज एंड बिकम मोर फोकस्ड, मोर पीपल गेट इन्वॉल्व। अल्फा डेवलपमेंट होती है जो आपके डेवलपर साइड पे होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, इसकी ये फुल डेवलपमेंट फेज के अंदर होता है, डेवलपमेंट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रही होती है। ठीक है, और काफ़ी सारे डेवलपर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बीटा डेवलपमेंट के अंदर क्या है, एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर फंक्शनल, टेस्टिंग इज डन बाय द वाइडर एरिया ऑफ टेस्टर। यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट के बाद ये वाला आपका प्रोजेक्ट आपके कस्टमर को दे दिया जाता है और उस साइड पे क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी चेक की जाती है, इसकी टेस्टिंग की जाती है, जहाँ पे आपका एंड यूजर और डिफरेंट लोगों को ये जो है बीटा वर्जन दे दिया जाता है चेक करने के लिए। ठीक है, और फिर उनकी फीडबैक के अकॉर्डिंग वो फाइनलाइज होता है कि ये ठीक है, ये इसके अंदर मॉडिफिकेशंस जो है वो रिक्वायर्ड है। डिलीवरी, डिलीवरी, इन द डिलीवरी स्टेज द प्रोजेक्ट इज सेट टू बी गोइंग गोल्ड। ठीक है, कि आपका प्रोजेक्ट एट द एंड फाइनल स्टेज पे कंप्लीट बना हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, गोइंग गोल्ड, कि आपका गोल्ड बना हुआ है, प्रोजेक्ट गोल्ड है जो कि जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम ये भी कहते हैं। द कंसर्न शिफ्ट टूवर्ड द स्केलेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन द मार्केट प्लेस। फिर बंद तो गया, फिर सारा का सारा फोकस किधर होता है, उसकी मेंटेनेंस और उसकी स्केलेबिलिटी के ऊपर, उसके इन्हांसमेंट के ऊपर सारा फोकस होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्केजुलिंग। अब स्केजुलिंग के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, माइलस्टोन्स आर डिसाइडेड एट दिस स्टेज। स्केजुलिंग करते हुए आप लोग माइलस्टोन जो है वो फाइनलाइज करते हैं कि कौन कौन से आपने माइलस्टोन डिलीवरेबल्स देने हैं, कितने कितने टाइम के बाद देने हैं, और उसके अंदर कौन कौन सी वर्किंग जो है वो इम्प्लीमेंट हुई होगी। ठीक है, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। The time required for each deliverable, that is the work product delivered to the client, is estimated and allocated। इसके अंदर क्या है कि आप हर एक डिलीवरेबल के अंदर कितना कितना प्रोडक्ट आपका बना हुआ होगा, 12 फार्म में होगा, वो आप जो है अपने कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। ठीक है, वो सारी आपने देनी है। Scheduling is difficult for the multimedia projects because multimedia creation is basically a static trial and error। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग करना थोड़ा डिफरेंट है बाकी प्रोजेक्ट से, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ट्रायल एंड एरर वाला सेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आप लोग ट्राई करके देख लेते हैं कि वो चीज़ सही बनी है या नहीं, सही है तो ठीक है, वरना उसकी एरर्स वगैरह को चेक करके दोबारा से मेंटेन कर लिया जाता है। Scheduling is also difficult because computer hardware and software technology are in the constant flux। ठीक है, उसके अलावा इनकी स्केजुलिंग जो है